In 1975, CBOT introduced Treasury Bill Future Contract. ठीक है, it was first successfully pure interest rate future. Okay, from tulip mania in Holland, 17th centuries future market in rise. 1848 CBOT trade facilitated forward contract. 1865 future contract. Okay, 1972 currency future. 1973 Chicago Board of Option Exchange become the first marketplace for trading listed option. 1973. 1975 Treasury Bill future contract start in 1975. 1977 CBOT introduced T-bond future contract. 1982 Euro dollar future contract. ठीक है, 1982 ट्रेड लॉन्च द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर. ओके, ये रही बात पूरी दुनिया की. ठीक है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने डेरिवेटिव मार्केट को ग्लोबली ग्रोथ दी. ठीक है, ओवर द लास्ट 5 डिकेड. ठीक है, द डेरिवेटिव मार्केट हैज सीन अ फिनोमिनल ग्रोथ. ठीक है, तो मैनी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर लॉन्च एट एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, what is the factor behind the growth of derivative market? It is very important. First, increase fluctuation in underlying asset price of financial market means प्राइस में जो फ्लक्चुएशन बढ़ गई, अप डाउन अप डाउन. ठीक है, कब ऊपर है, लिक्विडिटी बढ़ गई, यानी कि वोलेटिलिटी भी बढ़ गई. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली. ग्लोबली इन द सेंस कि इंडिया का आदमी यूएस में ट्रेड कर सकते हैं, यूएस वाले चाइना में, इंडिया में, या कहीं भी कोई भी किसी भी देश में ट्रेड कर सकता है. ठीक है, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन हैज हेल्प इन रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट. कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट अपडेट आने से जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट में बहुत कमी आई, रिडक्शन हुई. ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड कर पा रहे हैं. Enhance understanding of market participate on sophisticated risk management tool to manage risk. ठीक है, फिर होता है फ्रीक्वेंटली इनोवेशन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट एंड न्यूअर एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट. नए नए डेरिवेटिव जो इनोवेट हुए और उनके न्यूअर जो एप्लीकेशंस आए उससे. ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था एग्जाम वाइज मैंने आपको बता दिया, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट है इंडियन डेरिवेटिव मार्केट. ठीक है, as the initial step toward introduction of derivative trading in India, पहले सेबी सेटअप a 24 member committee under the chairmanship of Dr. L.C. Gupta on November 18, 1996. ठीक है, to develop appropriate regulatory framework for derivative trading in India. ओके, ये जो लाइन है यहां से एक ना एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, द कमिटी सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन मार्च 17, 1998, यानी 2 साल लगे लगभग. ठीक है, तो उनका क्या रिकमेंडेशन था कि डेरिवेटिव शुड बी डिक्लेयर एज सिक्योरिटी. ठीक है, सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी कुड ऑल्सो गवर्न ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव. तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो सिक्योरिटीज को, ठीक है, गवर्न करते हैं, सेम चीजें डेरिवेटिव में भी इंप्लीमेंट. सेबी ने फिर सेटअप किया एक ग्रुप 1998 में, चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जे.आर. वर्मा. ठीक है, उनका क्या रिकमेंडेशन था कि आप मेजर करिए कि इसमें रिस्क कंटेनमेंट कितना है डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया. ठीक है, तो उन्होंने 1990 जून 1998 में रिकमेंड किया. 2 या 3 महीने में 1998 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशनल डिटेल जैसे मार्जिनिंग सिस्टम, मेथोडोलॉजी ऑफ चार्जिंग इनिशियल मार्जिन, मेंबरशिप डिटेल, नेटवर्थ क्राइटेरिया, डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, ये सब के बारे में जानकारी किसने दी, डॉक्टर जे.आर. वर्मा की कमेटी ने, जिन्होंने 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट की. वहां पे उन्होंने ये जानकारी दी कि व्हाट इज द रिस्क कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया और उसको अपन सॉर्ट आउट कैसे कर सकते. ठीक है, इन 1999 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA,
Security Contract Regulation Act was amended to include derivative within the domain of security. 1999 में डेरिवेटिव को भी सिक्योरिटी में ऐड कर लिया, इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। इन मार्च 2000 गवर्नमेंट repealed the 3 decade old notification which prohibit forward trading in security, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कब स्टार्ट हुआ इन इंडिया? इन जून 2000 विद सेबी परमिटिंग बीएसई एंड एनएसई टू इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। जून 2000 हमेशा याद है। सेबी अप्रूव ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स विच कमेंस ट्रेडिंग इन जून 2000, ठीक है। जून 2000 से ये फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है, उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स, ठीक है। ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन जून 2001 से स्टार्ट, ठीक है। और जुलाई 2001 से ऑप्शन ऑन इंडिविजुअल स्टॉक वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल स्टार्ट हुआ नवंबर 2000, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टार्ट कब हुआ ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट इन फरवरी 2013, ओके। ये जितने पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट किए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। एनी क्वेश्चंस यहां तक? कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। अरविंद? Yes. एनी क्वेश्चन सर? No, no, perfectly okay with this. ओके। ये पूरा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये मैंने आपको शेयर कर दी। इसको बस एक बार दो बार आप रीड कर लेंगे ना, ओनली रीडिंग मोर देन इनफ। So can we download this PDF? I will share on group. Oh, sure, sure. Yeah, you can download also. Let I me think it is freely available on NISM website. NISM website. Yeah. Yeah, it is freely available and अगर आप डाउनलोड अगर वहाँ NISM के वेबसाइट से करते हैं ना तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको लेटेस्ट वाला मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है अदर सोर्सेज से, जैसे मैं तो आपको दूंगा तो लेटेस्ट, लेकिन कई बार क्या होता है अदर सोर्सेज से लेंगे ना तो वो 2-4 साल पुरानी भी होती है। ये जो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ ये लेटेस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट इन डेरिवेटिव मार्केट फर्स्ट होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल अंडरलाइंग असेट एट द सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है, इज प्री डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना दो पार्टीज के बीच में होता है बाय और सेल करना। फ्यूचर जो डेट होती है वो ये दो पार्टीज मिलके डिसाइड करती है, प्राइस भी ये दोनों मिलके डिसाइड करती है, ठीक है। दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन लेती, कमिट होती है, ऑब्लिगेट होती है कि हम ट्रांजेक्शन को ऑब्लिक करें, ठीक है, और डिलीवरी देंगे और एक तरफ कैश देंगे, ठीक है। तो सिंस फॉरवर्ड आर निगोशिएटेड बिटवीन टू पार्टी तो द टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज, यानी कि मैं और अरविंद जी आप हम दोनों मिलके अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो मैं और आप मिलके डिसाइड करेंगे कि विच उस कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन क्या होगा वो अपन मिलके डिसाइड करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, ओके। बट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड, ठीक है, सब चीजें सेम, लेकिन जो डील हो द डील इज मेड थ्रू अ ऑर्गेनाइज्ड ऑन रेगुलेटेड एक्सचेंज रेदर देन बीइंग नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में ये ट्रांजेक्शन नहीं होगी, जो ट्रांजेक्शन होगी उसके बीच में जो रेगुलेशन या ऑर्गेनाइजेशन होगा वो एक्सचेंज होगा एनएससी और बीएससी के बीच। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्डाइज इन टर्म ऑफ लॉट साइज, मैच्योरिटी डेट, ठीक है। सो दे कैन बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ठीक है।
we may say further are exchange traded forward contract. Okay, all clear? Future, एनी डाउट? फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड की तरह, लेकिन जो डील होती है वो एक एक्सचेंज में होगी, एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो स्टैंडर्डाइज होगा, उनका लॉट साइज, मैच्योरिटी डेट, वो सब पहले से फिक्स होगी। ठीक है। ऑप्शन, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग ऑन बिफोर और स्टेटेड डेट एट स्टेटेड प्राइस। ऑप्शन में क्या होता है? आप एज अ ऑप्शन बायर अपन क्या करते हैं? राइट खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। ठीक है। द बायर ऑफ द ऑप्शन पे द प्रीमियम। जैसे ऑप्शन बायर कौन होता है? जो प्रीमियम पे कर, और एंड बाय द राइट। ठीक है। द राइटर ऑफ ऑप्शन रिसीव द प्रीमियम with the obligation to sell or buy the underlying share if buyer exercise his right. Okay, all clear? Option, सर और एक बार बोल सकते हैं सर? वो बायर का समझ आ गया, वो राइटर सेल एन ऑप्शन रिसीव्स प्रीमियम विद ठीक है। ऑब्लिगेशन। हाँ, बायर को होल्डर भी बोलते हैं ना, ये याद रखिए। सेलर क्या होता है? आप बायर हो, ठीक है, आपने ऑप्शन बाय किया, यानी कि कोई भी एक ऑप्शन बाय किया, तो मैंने आपको सेल किया, तो मैं हुआ सेलर। ठीक है। मैंने आपसे प्रीमियम रिसीव किया, ठीक है, मान लीजिए 50 रुपया का, एक 50 रुपया ऑप्शन प्राइस चल रहा है। आपको दिख रहा है कि ये आने वाले टाइम में मार्केट चाहे ऊपर चाहे नीचे दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, तो आपने ऑप्शन बाय किया, आपको लग रहा है कि ये इसका प्रीमियम बढ़ सकता है। ठीक है। ओके और मैंने वो ऑप्शन प्रीमियम आपसे, आपको, ठीक है, ओके रिसीव, मैंने वो रिसीव किया। ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? जितना मैंने प्रीमियम रिसीव किया। ठीक है। ओके। एनी डाउट? नो। ठीक है। लेकिन एज अ ऑप्शन बायर यू हैव राइट कि आप अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू कैन एक्सरसाइज योर राइट। ओके। मीन्स मीन्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स कि मेरे पास राइट है, मैं अपनी पोजीशन को एक्सपायरी वाले दिन एक्सरसाइज कर सकता हूं। अगर मैं अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करता हूं, ठीक है, तो सेलर को ऑब्लिगेशन है कि उनको डिलीवरी देनी पड़ेगी। हाँ। ठीक है। लेकिन मेरे पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं। मैं चाहूं तो इफ आई वांट आई कैन एक्सरसाइज इट, और आई मे बी, आई मे नॉट, बट इफ आई एक्सरसाइज, seller have a obligation, but I don't have any obligation at all. I only have a right. As a option buyer I have only right. Okay, no obligation. But as a option seller, okay, you have a obligation to sell or buy the underlying assets. तो दोनों कर सकते हैं सेलर। नहीं, अगर मैंने अपनी पोजीशन राइट को यूज किया, तो आपको सेल और बाय करना पड़ेगा, यानी कि आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई ऑप्शन जो सेलर्स होते हैं उन, वो ज्यादा रिस्क में होते हैं। हाँ। ओके। क्योंकि मैंने अगर अपनी पोजीशन स्क्वायर की, तो ओके आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको, इसलिए ऑलवेज जब भी अपन सेल करते हैं तो अपने को मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है। एज अ बायर अपने को क्या देना होता है? ओनली प्रीमियम। ठीक है। एज अ बायर अगर आपको कोई ऑप्शन खरीदना है तो अपन कितने पैसे पे? प्रीमियम, जो प्रीमियम है, और लॉट साइज, तो जितना अमाउंट हुआ उतना अपन पेड। लेकिन एज अ सेलर, उसको जब आप सेल करते हो तो हमको मार्जिन भी देनी पड़ती। ठीक है। एज अ ओके बायर अपने को कभी मार्जिन नहीं देना पड़ता।
हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो व्हाट इज दैट? प्रीमियम। द प्रीमियम विच वी पे, और मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर ऑप्शन बायर अनलिमिटेड. But in seller case, the maximum profit is the premium you receive. ओके। Okay? Any condition, जैसे एज अ ऑप्शन सेलर मैंने 50 रुपया में रिसीव कर लिया, तो ओके। मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 50 रुपए से ज्यादा कभी नहीं होने वाला, मार्केट चाहे कहीं भी जाए मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 50 रुपया होगा. लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो मुझे लॉस अनलिमिटेड होगा. ओके। और और या और एज अ ऑप्शन बायर मुझे लॉस होगा जितना मैंने प्रीमियम पेड की. लेकिन अगर मार्केट मेरे फेवर में गया तो हाँ, मुझे प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड. अनलिमिटेड। ओके। एनी ओके। क्वेश्चंस? एवरीथिंग ओके? या ओके। ओके, थैंक यू. स्वैप. A swap is an agreement between the two parties to exchange the cash flow in future according to pre-arranged formula. Okay. Swap are forward contract, not a future. Swaps are not a future, it's a forward contract. Swap help market participant manage risk associated with volatile interest, currency exchange and commodities price. Okay. तो अपन क्या करते हैं, एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपन बस एक्सचेंज कर लेंगे. ठीक है, कैश फ्लो को एक्सचेंज कर लेंगे. ठीक है, जो भी अपना फॉर प्री अरेंज जो भी रूल्स था उसके अकॉर्डिंग. तो इससे अपन तीन चीजों, एज अ स्वैप अपन तीन रिस्क से बच सकते हैं: वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, ठीक है, कमोडिटी प्राइस. ये कहीं भी ऊपर नीचे हुआ हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके. तो नेक्स्ट इज मार्केट पार्टिसिपेंट. ठीक है, there are three type of participant in derivative market. First is hedger, second trader, third is arbitrator. Okay. तो what is the role of hedger? देखिए, बहुत इजी बताता हूं. अरविंद जी, एज अ हेजर आपको, आपके पास बहुत पैसा है, आपने मार्केट में बहुत पैसा लगा के बैठे हुए, आपकी पोर्टफोलियो है. ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट होते हैं, LIC, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक होते हैं. वो क्या करते हैं, उनका मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है, लेकिन मार्केट में रिस्क भी होता है. अगर पैसा अच्छा पैसा दिख रहा है तो रिस्क भी होता है. तो उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो हेजिंग कर. हेजिंग कैसे करते हैं? या तो फ्यूचर का यूज करते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे स्वैप हो. इसका यूज करके वो अपने मार्केट के रिस्क को रिड्यूस कर. जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो गया तो उनको लॉस हो जाएगा. शेयर प्राइस, अचानक मेरे पास बहुत सारे शेयर थे, अचानक गिर गया, मुझे बहुत बड़ा लॉस. मान लो आज मैंने कोई एक शेयर खरीदा था. ठीक है, अब कॉर्पोरेट खरीद रही है तो कितने का खरीद रही है सोचो. मान लो 500 1000 करोड़ का, अचानक से मार्केट गिरा 20%, वो स्टॉक ही गिर गया तो कितने का लॉस हुआ? 200 करोड़. तो बॉन्ड प्राइस के रिस्क, करेंसी एक्सचेंज रेट, कमोडिटी प्राइस, ये सब से में अपने रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग का यूज करते हैं. हेजिंग यानी कि रिस्क से बचना. स्पेक्यूलेटर्स या ट्रेडर्स कौन होते हैं? नॉर्मल जैसे लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट एंड बेस्ड ऑन द व्यू टेक पोजीशन इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, डेरिवेटिव आर प्रिफर ओवर अंडरलाइंग असेट फॉर ट्रेडिंग पर्पस. तो ट्रेडिंग डेरिवेटिव का यूज को कर रहे हैं. अगर मुझे मार्केट में व्यू दिख रहा है कि ये एक स्टॉक ए है, आने वाले टाइम में मैं सब चीजें उसको चेक कर लिया हूं, आने वाले टाइम में ये अचानक से बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है या तेजी से नीचे गिर सकता है, तो मैं उसको क्या किया, कैश में नहीं खरीदा. कैश में महंगा पड़ेगा. मैंने डेरिवेटिव में चाहे FNO चाहे फ्यूचर है चाहे ऑप्शन मैंने खरीदा. क्यों? क्योंकि वहां पे दे ऑफर लीवरेज, मेरे को लीवरेज मिल रहा है. दे आर लेस एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव नहीं है. ठीक है,
एंड आर फास्टर टू एग्जीक्यूट इन साइज, यानी कि अब मेरे को बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी मिल जा रहा है। तो मान लीजिए मैंने ए कप खरीदा 100 रुपए में, ठीक है, और मुझे लग रहा है वो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और ऐसा ही हुआ तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये काम होता है स्पेकुलेटर्स एंड ट्रेडर्स का। ठीक है, थर्ड होते हैं आर्बिट्राज। ये क्या करते हैं, इनका डील होता है दैट प्रोड्यूस प्रॉफिट फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग अ प्राइस डिफरेंस इन अ प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट। ठीक है, arbitrager originate when a trader purchase a asset cheaply in one location। एक एक बाजार में कोई चीज सस्ती खरीदते हैं चीप प्राइस में, एंड साइमल्टेनियसली दूसरे मार्केट में जाके या दूसरी लोकेशन में जाके उसको हायर प्राइस में बेच देते। तो जो डिफरेंस हुआ, एक मार्केट में मान लो 100 रुपीज का मिल रहा है तो वहां से खरीद ली, और जहां 105 में मिल रहा है वहां पे सेल कर दी, तो 5 रुपीज का प्रॉफिट अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आर्बिट्राजर होते हैं ना, बहुत जल्दी आते हैं मार्केट में और तब तक बने रहते हैं जब तक प्राइस में गैप बना हुआ डिफरेंट लोकेशन में। जैसे मार्केट ए, वहां पे प्राइस चल रहा है 100, मार्केट बी है वहां पे प्राइस चल रहा है 105, तो यहाँ पे उन्होंने बाय किया और यहाँ पे बेचा तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बट जब ये तब तक बाय सेल करेंगे जब तक यहाँ का प्राइस 100 ना हो जाए या यहाँ का 105 मत हो जाए। ठीक है, दोनों के प्राइस में ज्यादा डिफरेंस मत रहे, दोनों जगह प्राइस सेम हो जाए, तब तक ये काम करता है। ऑल क्लियर अरविंद जी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। ओके, सर उसका एग्जांपल दे सकते हैं क्या सर एक? आई मीन। एग्जाम्पल, हाँ, ये हाँ। जैसे आप एज अ टीम, एज अ एक मार्केट ए है, ठीक है, मार्केट ए, वहां नहीं पे सर, एक, यस, ऐसा नहीं सर, लाइक you mentioned like he will purchase एलएससी और one asset। बीएससी है तो वो भी हाँ एग्जांपल दे सकते हैं हम कि एलएससी में कुछ रेट है और बीएससी में। हाँ, हाँ, ऐसा ऐसा यस यस, थोड़ा अंडरस्टैंड वो नहीं भी। सर। वैसे तो ये आर्बिट्राजर अपन अपकमिंग चैप्टर्स में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन मैं अभी आपके डाउट क्लियर करता हूँ। जैसे एनएससी है, हाँ। एनएससी में कोई स्टॉक है, उसका प्राइस चल रहा है 100, और वही सेम स्टॉक का बीएससी में प्राइस चल रहा है 102। ओके ओके। ठीक है, लेकिन ये आज के टाइम में ये संभावना बहुत कम है, क्योंकि अपन हाईली, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर या अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अवसर मिलता। तो एज अ आर्बिट्राजर आई बाय स्टॉक, एनएससी में मैं 100 रुपए में बाय करता हूं और तुरंत उसको बीएससी में 102 में बेच देता हूं, तो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ पे दोनों के प्राइस में डिफरेंस है। ठीक है, और ये मैं कब तक कर रहा हूं, जब तक एनएससी और बीएससी में जो प्राइस का डिफरेंस है वो कम पूरा खत्म ना हो, तब तक। ओके। ठीक है, और ये अवसर आज के टाइम में बहुत कम मिलते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे यूज करते हैं ये अपन जब चैप्टर 3 को डिटेल में कवर करेंगे वहां पे ये आर्बिट्राजर होगा। बट ओके। अभी ये समझ में आया आपको आर्बिट्राजर? हाँ सर, समझ आया। जैसे एक और एग्जांपल दो, मैं यहाँ पे वेजिटेबल बाय करने आया, जस्ट लाइक पोटैटो। ठीक है, मार्केट ए में प्राइस है उसका 10 रुपीज, मार्केट बी में प्राइस है उसका 15 रुपीज। तो मैं एज अ आर्बिट्राजर मैंने 10 रुपीज में पूरा बाय कर लिया, और मार्केट बी में जाके उसको 15 में बेच दिया, तो 5 रुपीज मुझे प्रॉफिट हो गया। वहां पे कोई रिस्क नहीं था मेरे लिए, नो रिस्क, नो मार्केट रिस्क। ठीक है, जो भी प्राइस का गैप होता है ना, एक मार्केट, वन मार्केट टू अदर्स, दैट्स कॉल्ड, दैट्स टाइम आर्बिट्राजर प्ले अ इंपॉर्टेंट, वो बाय सेल करते हैं। टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, इन मॉडर्न वर्ल्ड ह्यूज वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट आर अवेलेबल। ठीक है, दे आर आइदर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज और एग्रीड डायरेक्टली बिटवीन द काउंटर पार्टी। ठीक है, तो डेरिवेटिव होते हैं एक तो ट्रेडेड,
दूसरे रहते हैं ओवर द काउंटर ओटीसी डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट होता है फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। ठीक है, ओवर द काउंटर मार्केट इज नॉट अ फिजिकल मार्केट प्लेस, ओके, बट अ कलेक्शन ऑफ ब्रोकर डीलर स्कैटर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ओटीसी जरूरी नहीं है फ्यूचर फिजिकल मार्केट हो जैसा मार्केट होता है, ये ब्रोकर्स होते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह केवल फोन में बात करके ही बीडिंग प्रोसेस अपना चलाते हैं बाय यूजिंग टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, उनके बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं। ठीक है, ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट हैज विटनेस सब्सटेंशियल ग्रोथ ओवर द पास्ट ईयर। ठीक है, वेरी मच कंट्रीब्यूटेड बाय रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं लोग, तुरंत बाय सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सचेंज अलाउ नहीं है ना, एनएससी बीएससी का यहाँ कोई रोल नहीं है। OTC derivative market have bank, financial institute, and sophisticated market participant like hedge fund, corporate, and high level network. ठीक है, OTC derivative is less regulated market. ठीक है, because the transaction occur in private among qualified counterparty. Okay, all clear from here? Any doubt? Yes. Next, OTC market transaction among the dealing counterparty have the following features. ठीक है, ओटीसी का सबसे पहला क्या होता है कि टेलर मेड होता है। जैसे मैंने मैंने और आपने ओटीसी में डील किया, तो जो भी डील होगी वो टेलर मेड होगी, मीन्स मैंने और आपने मिलके वो क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट फिक्स कर ली। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क इज डिसेंट्रलाइज। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज लिमिट नहीं होती ऑन इंडिविजुअल पोजीशन, लीवरेज और मार्जिन। ओके, there are no formal rule or mechanism for risk management to ensure market stability and integrity। या कोई ऐसा रूल नहीं होता कि अपने को मार्केट में स्टेबिलिटी इंटेग्रिटी बनाए रखना है, सेफ गार्ड का कोई रूल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देश ट्रांजेक्शन आर प्राइवेटली होते हैं, विद बहुत कम लोगों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती है। ठीक है, तो ये डील आपको मार्केट में पता भी नहीं चलता, इंटायर मार्केट में आपके इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं मिलने का। ओके, टेलर मेड होता है, मैंने और आपने मिलके बनाया। काउंटर पार्टी रिस्क होता है, लेकिन इंडिविजुअल बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइज उतना नहीं। ठीक है, इन कॉन्ट्रेरी एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्ड। जो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टैंडर्ड के ऊपर, ठीक है, ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज। ठीक है, ये और यहाँ पे जब ट्रेड हो रहे हैं ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में, तो विथ प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, थ्रू एनोनिमस ऑप्शन प्लेटफॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे जो गारंटी होती है सेटलमेंट की, वो कौन लेता है? क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, परफॉर्मेंस गारंटी कौन लेता है? सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्ड, ट्रेडेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ओके, ऑल क्लियर? एनी डाउट? Yes. Okay. Significance of derivative. ठीक है, like other segment of financial market, derivative market serve the following। ठीक है, it help in improving price discovery based on actual valuation and expectation। ठीक है, it enable the transfer of various risks from those who are exposed to risk but have lower risk appetite to participate। यानी कि जो एक इसमें रिस्क को कैसे ट्रांसफर करते हैं, जो ज्यादा रिस्क लेना चाहता है और जो नहीं लेना चाहता। जैसे हेजर जो होते हैं, हेजर्स अपन ने देखा, वो रिस्क को मिटिगेट यानी कि रिस्क से बचने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन ट्रेडर वही रिस्क लेके पैसे बनाना चाहता है। ठीक है, तो लो रिस्क और हाई रिस्क दोनों का रोल है। और इट इनेबल द शिफ्ट ऑफ स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज मार्केट टू द ऑर्गेनाइज। ठीक है,
risk management mechanism and surveillance of activity of various participants in the organized space provide stability to the financial system. All clear? डेरिवेटिव का यूज कहां पे है, यहां पे इसकी बात। वेरियस रिस्क फेस बाय द पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव, क्या क्या रिस्क है जो एक डेरिवेटिव पार्टिसिपेंट फेस कर, ठीक है। जैसे काउंटर पार्टी रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क डिफॉल्ट बाय द काउंटर पार्टी। ओके, मैंने आपसे के साथ डील किया था लेकिन मैं पैसे नहीं दे पाया तो मैं डिफॉल्ट कर गया, तो मैं काउंटर पार्टी हुआ, ठीक है। प्राइस रिस्क, लॉस ऑन पोजीशन बिकॉज ऑफ प्राइस, यानी अचानक से ऐसा मूवमेंट आया, मैंने सेल की पोजीशन ली नीचे की और अचानक मार्केट ऊपर चला गया, तो मुझे क्या हुआ, वहां पे बहुत बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी वहां उतने वॉल्यूम ही नहीं है उस स्टॉक में, उस अंडरलाइंग असेट्स में उतनी वॉल्यूम नहीं है कि मैं उस पोजीशन से एग्जिट कर पाऊं, ठीक है। इनएबिलिटी टू एग्जिट फ्रॉम अ पोजीशन, मैंने उस पोजीशन से एग्जिट ही नहीं हो पाया, ठीक है, जिसके कारण मुझे और ज्यादा लॉस हो। लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क यानी फ्रॉड हो गया मेरे साथ, डॉक्यूमेंट नहीं है, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है। एंड मे नॉट बी अप्रोप्रिएट एवेन्यू फॉर समवन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, क्या होता है जिसके पास कम पैसे, कम है, रिसोर्स नहीं है, ट्रेडिंग का लिमिटेड एक्सपीरियंस है, ठीक है, थोड़े से रिस्क में को आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है। अब मार्केट पार्टिसिपेंट शुड देयरफॉर केयरफुली कंसीडर वेदर सच ट्रेडिंग इज सुटेबल फॉर हिम और बेस्ड ऑन द पैरामीटर, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाया गया है, मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, इसको याद रखिएगा, मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। जब भी आप डेरिवेटिव में आप एंटर करते हैं तो ब्रोकर के द्वारा क्लाइंट को साइन कराया जाता है एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट। जब अपन डीमैट अकाउंट या अपना अकाउंट खोलते हैं तो ब्रोकर जो होता है ना, ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, उस समय मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर कराया जाता है कि हाँ हमने सब पढ़ लिया है, हमको सब पता है डेरिवेटिव के बाद, ठीक है। मॉडल रिस्क डेरिवेटिव डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय मेंबर ऑफ एक्सचेंज एंड कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड एफएनओ सेगमेंट ऑफ एक्सचेंज। मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट किसके द्वारा इशू किया जाता है, मेंबर ऑफ एक्सचेंज, कंटेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड एफएनओ सेगमेंट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ऑल प्रोस्पेक्टिव द पार्टिसिपेंट, ठीक है, should read this document before trading on capital market, cash segment और FNO segment, ठीक है। मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, ओके, ऑल क्लियर यहां तक, एनी डाउट?